राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म विकास स्टडी सेंटर में। क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ बता दूं आपको। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आज अपनी ये क्लास कक्षा 10 के साइंस की है। प्यारे बच्चों, जो भी कक्षा 10 की तैयारी कर रहा है उसकी साइंस की तैयारी मैं इतनी अच्छी बना दूंगा कि जब आप पेपर देने बैठोगे तो पेपर अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। मैंने अपने हस्तलिखित नोट्स से अच्छे से तैयार किया है, जिसमें आपके संपूर्ण टॉपिक वाइज तैयार किया है, जिसमें हम बेसिक से और एडवांस तक सब कुछ क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब समय को न गवाते हुए हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। चलो आओ बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। तो हमारा टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है और उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। जो लोहे होते हैं, आयरन होते हैं, जो लोहे, चुंबक का ये अपना एक गुण होता है सॉरी, कि जो कि लोहे या मेटल से बनी कोई भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक से आकर्षण या प्रतिकर्षण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है चुंबकीय पदार्थ, चुंबक से आकर्षित, जैसे कि लोहा, निकेल। और दूसरा आता है अनुचुंबकीय पदार्थ, चुंबक से अप्रभावित है। उन पदार्थों पर चुंबक से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चुंबक को पास में ले जाए तो उससे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। जैसे तांबे के पास चुंबक को ले जाने पर कोई भी रिएक्शन नहीं करती है। जैसे लकड़ी के पास से कोई भी चुंबक हो या नहीं हो, किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं है। चौक, इस पर भी चुंबक का प्रभाव नहीं होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबक विराम अवस्था में आने के पश्चात उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। जो सिरा उत्तरी दिशा में रुकता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिणी ध्रुव में रुकता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक से समान ध्रुवों को मध्य प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों के मध्य आकर्षण होता है। तब चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं, जो उत्तरी ध्रुव को जब हम पास में ले जाते हैं तो उनके मध्य में प्रतिकर्षण होता है, और यदि उत्तरी ध्रुव को पश्चिमी ध्रुव के पास से ले जाने पर उनमें आकर्षण होता है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आगे बढ़ते हैं। चुंबक दो प्रकार की होती है। ये डायग्राम के थ्रू दिखा रखे हैं, जिसमें ये साउथ है, ये नॉर्थ है। और इसमें जब नॉर्थ के पास में जब साउथ को ले जाते हैं तो आकर्षण होता है विपरीत दिशा वाले को। इसमें समान को ले जाने पर क्या होता है? प्रतिकर्षण लगता है। ठीक है, अब ये चुंबक दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक ये प्रकृति से प्राप्त होता है। मैग्नेटाइट पत्थर प्राकृतिक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं कृत्रिम चुंबक। प्रयोगशाला या फैक्ट्री में बनाई जाने वाली चुंबकों को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जो प्रयोगशाला के थ्रू जो मानव निर्मित चुंबकें होती हैं, जो कि मानव द्वारा बनाई जाती है, जैसे लोहे व निकेल से बनी चुंबक क्या कहलाते हैं? कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रभावित की जाती है तो चालक के तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिस कारण चालक तार एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। इसे क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसे कोई तार ले लिया हमने, तार में जब विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो हमें दिखाई नहीं देती है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर हमें क्या प्राप्त होता है?
उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र को ही बोलते हैं चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इस प्रभाव की खोज क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने की थी। चुंबकीय प्रभाव की खोज क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के द्वारा चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चले, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक वक्र रेखाएं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे ये नॉर्थ है, नॉर्थ से जो चुंबकीय रेखा है वो इस तरफ जा रही है और साउथ के अंदर प्रवेश कर रही हैं, फिर इसके अंदर से चल रही हैं। इस प्रकार एक वक्र के रूप में ये रेखाएं लगातार कंटिन्यू चलती रहती है वक्र के तरह। इसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अब नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल करके, हमें अभी बात की थी कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और चुंबक के अंदर से होती हुई वापस कंटिन्यू वही उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी उत्तरी ध्रुव से ये एक वक्र के रूप में दर्शाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। यदि दो चुंबकीय रेखा एक दूसरे को काटेंगी तो कटाव बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो दो चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सही है, चुंबकीय रेखा उत्तरी ध्रुव से निकल दक्षिणी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव से ऐसे कंटिन्यू ये एक दूसरे कभी भी क्रॉस नहीं करती है। ठीक है, दो चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं और उनकी दिशा भी अलग अलग होती है, अतः ऐसा संभव नहीं होता है, ऐसा संभव भी नहीं हो पाएगा कि एक दूसरे प्रतिकर्षित करते। ये मेन मुख्य बिंदु है, इनको याद ही करना पड़ेगा बच्चों। मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं ये तो नहीं कर सकता, तैयार तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपको रास्ता और मटेरियल पूरी प्रोवाइड कर सकता हूँ लेकिन आपके दिमाग में ठूस ठूस कर नहीं भर सकता, याद तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर बच्चों चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर सघन तथा बीच में विरल होती है, अर्थात ध्रुवों पर बना चुंबकीय क्षेत्र प्रबल या मजबूत होता है तथा चुंबक के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। धारावाही चालक के चारों ओर धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जब धारावाही का मतलब यह है कि धारावाही किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र। अब ये देखो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अनुसार जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। हम जानते हैं कि विद्युत धारा में आवेश के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हाँ, मैं पहले बता दिया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार के चारों ओर हमेशा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और जो उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र है ये दो तथ्यों पर निर्भर होता है। कितने तथ्यों पर निर्भर होता है, दो तथ्यों पर निर्भर होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात जैसे धारा का मान बढ़ाया जाएगा उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही अधिक बढ़ेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा का मान जितना अधिक होगा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, तो विद्युत धारा का मान चुंबकीय विद्युत धारा का मान कम होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम ही होगा। दोनों की क्या है, समानुपाती है। आपको जिस प्रकार से मैंने हस्तलिखित द्वारा ये नोट्स बनाए उसी प्रकार से आपको पेपर में एक चिट ऐसे ही लिखना है। थोड़ा अपने मन से भी लिख सकते बड़ा करके, लेकिन बढ़ाई इतना ही एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे को कुछ तो आता है, जिससे कि वो नंबर देने के लिए विवश हो जाए। ऐसा नहीं कि नंबर देने के लिए ऐसे
बोले कि यार कोई नहीं, ये क्या लिखा है, रामायण लिख दिया क्या है, ऐसा कुछ नहीं। एग्जिट ऐसे आप ऐसे लिखो अपनी तरफ से भी कि हाँ, उसको इतना पढ़ने में आनंद आएगी, पूरी कॉपी को ही पढ़े। ठीक है बच्चों, अब सेकंड पर चलते हैं। चालक तार से दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है। जब चालक तार की दूरी बढ़ जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात जैसे तार से दूरी बढ़ती जाती है, चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। जैसे ये तार है, तार के पास में तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। तार से जितनी दूर दूर तक जाएंगे, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। ठीक है, और एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव बिल्कुल नहीं रहेगा। तार से बिल्कुल ही दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बिल्कुल एब्सेंट रहेगा। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है दूरी। ठीक है, ये अब धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किसी सीधे धारावाही चालक तार के चारों ओर बना चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। धारावाही चालक में उत्पन्न, जो धारावाही चालक है ना, उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कोई धार चाल, ये मतलब तार है, इसमें धारा बह रही है, और जब ही में हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ है। ठीक है, ये किससे ज्ञात किया जाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र के दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है, जो हम नीचे देखेंगे। ठीक है, देखो, इस नियम के अनुसार धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े, किसी धारावाही चालक है, ये देखो, ये तस्वीर में दे रखे, ये कोई धारावाही तार है, मतलब आप अपने दिमाग में तार समझो इसको। इसको इस प्रकार से पकड़े कि जो अंगूठा होता है वो धारा की दिशा में हो। जो ये अंगूठा है ना, अपने हाथ का अंगूठा, तो धारा की दिशा में हो, तो अंगुलियों को मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको दर्शाती है। जो धारा है ना, धारा की तरफ तो करो किसको, अंगूठे को। जो अंगुलियां घूमती है, जो घूम रही है, ऐसे घूमती है ना, वो किसको प्रदर्शित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, ये चित्र देख लो। अब अपने यहाँ से हाथ का निशान बना करके उसके अंदर तार विद्युत का उसमें आई द्वारा दर्शा करके ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से, वैसे आप समझदार हो। हाँ, एक वृत्ताकार के पास चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार पास के चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। बिल्कुल, जब हम हाथ से बंद करते हैं तो अपने हाथ के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, परिनालिका। ये भी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। पास-पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बैल की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। जैसे हम विद्युत, जब हमारी मोटर जल जाती है तो मोटर को दुकान पे ले जाते हैं, तो जब मोटर को खोलता है तो उसके अंदर जो निकलते हैं ना, घेरे नुमा तांबे की बोझ से वो निकलते हैं क्या, तार ही तार निकलते, घूमते राउंड शेप में घूमे हुए रहते हैं। तो वो घूमी हुई फेरों, जो फेरे लगाई हुई होती है चक्रों में, उस नल पूरे कंप्लीट को क्या बोलते हैं, कुंडलिका को क्या बोलते हैं, परिनालिका। अब चलो नेक्स्ट, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जब कोई धारावाही प्रणालिका है ना, उसके चारों जो कुंडली नुमा संरचना है, उसके चारों ओर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। जब प्रभावी होता है, जब तो मोटर इतनी प्रबल रूप से घूमती है, इतनी ताकत लगाती है। चलो, परिनालिका में बना हुआ चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित विद्युत धारा तथा फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। उस जो प्रणालिका कुंडली होती है ना, जो कॉपर की बनी हुई कुंडली होती है, उसमें फेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। फेरों की संख्या जितनी कम होगी, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होगा। ठीक है, और विद्युत धारा जितनी ज्यादा प्रवाहित होगी, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा। विद्युत धारा की, ये देखो इस प्रकार से कुंडली, ये कुंडली गली हुई है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया तो इसके चारों ओर क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कि ये नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, ये नॉर्थ से साउथ में, इसके अंदर से ये यहाँ पे ये भी जा रहा है, आधी यहाँ पे जाके खत्म हो जाती है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विद्युत चुंबक। परिनालिका के अंदर जब कच्चे लोहे की रोड को रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो परिनालिका के चारों ओर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र कच्चे लोहे की रोड पर
रोड को क्या बदल दे, चुंबक में बदल देता है। ठीक है, इस प्रकार विद्युत द्वारा बने इस चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। जब एक बात बताइए, जब कोई कील है, जैसे कील है ना, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके अंदर धारा प्रवाहित होगी जब तक ही क्या उत्पन्न होगा, उसके अंदर चुंबक उत्पन्न होगा। जो धारा के द्वारा उत्पन्न हुआ है चुंबक, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा चुंबक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। ठीक है, चुंबक के द्वारा लगाया गया वह बल जो विभिन्न चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित व प्रतिकर्षित करता है। चुंबकीय बल किसे कहते हैं, जो चुंबक होते हैं ना, वो हमेशा समान समान ध्रुवों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विपरीत वो सॉरी समान एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो वो समान समान जो प्रतिकर्षण जो लग रहा है उनको दूर भगाने के लिए जो धक्का लग रहा है, वो जो बल लग रहा है, उस चुंबक के द्वारा उस बल को ही क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। धारावाही चालक तार में चुंबकीय बल। हमने कितनी बार पढ़ा कि जो कोई धारा, जिस तार में मान लो कि किसी तार में धारा बह रही है, उस तार में क्या उत्पन्न होगा, धारा बहेगी तब क्या होगा, चुंबक उत्पन्न होगा। ठीक है, तो उस धारावाही निहित चुंबक को में उत्पन्न चुंबकीय जो बल उत्पन्न होता है चुंबक के द्वारा, जो धारा प्रवाहित करते हैं, चुंबक उत्पन्न होती है, फिर चुंबक के द्वारा जो बल लगता है ना, उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल बोलते हैं। ठीक है, अब चलो, धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल धारा के समानुपाती होता है। बिल्कुल, धारा का मान जितना होगा चुंबकीय बल भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा पॉइंट अपना, धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल तार की लंबाई के समानुपाती होता है। क्या होता है, धारावाही चालक पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है ना, वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है, धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल लंबाई व क्षेत्र के बीच की कोण के ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, ज्या के समानुपाती, जिसे हम एफ समानुपाती साइन थीटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय बल बल को किसे प्रदर्शित करते हैं, इससे नोटिट करेंगे एफ से। ठीक है, जिसमें आई बी एल साइन थीटा, जिसमें आई का मान विद्युत धारा है और बी का मान चुंबकीय क्षेत्र है और एल का तार की लंबाई है। ठीक है, और साइन थीटा थीटा चुंबकीय क्षेत्र तार की लंबाई के बीच जो कोण होता है उसको नोट करेगा। इसको मैन मुख्य बिंदु है, इसको बिल्कुल याद ही करना पड़ेगा। ठीक, अब चलो, चुंबकीय बल की दिशा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय बल की दिशा। चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, चुंबकीय बल की दिशा किसके नियम के, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखें ना, तो इस प्रकार से हम अपने बाएं हाथ है ना, बाएं हाथ की जो जो अंगूठे को इस प्रकार फैलाए, जो तीन जो बीच में तीन अंगलियां ना, बीच की बड़ी है, तीन में चार में है ना, सॉरी, जो उसको इस प्रकार से फैलाए कि जो तर्जनी माध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाए, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अंगूठा आरोपित चुंबकीय क्षेत्र बल की दिशा को बताता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, वाम हस्त नियम कहते हैं। इस प्रकार से फैलाए, देखो ये अंगूठा है, ये हमारी इसको लंबवत, ये दो बंद कर लिया, इसको विद्युत, ये अंगूठा तो बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और जो ये अंगुली है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से फैलाना, प्रैक्टिकल करके देखें और याद करें ना, इसको कर करके हाथ के द्वारा ये विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार से हमें आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं मोटर। मोटर आज कौन नहीं जानता मोटर क्या है। मोटर सबके घरों में होते हैं, जो सर्दी में भी काम देती है, गर्मी में भी काम देती है, बरसात में भी काम देती है। ठीक है, सर्दियों में तो देखो, अब सर्दी का टाइम चल रहा है, सर्दियों में जो जो हीटिंग फैन होते हैं ना, जो रूम हीटर
होते हैं जो गर्म कमरे को गर्म हवा देते हैं, वो किसके द्वारा घूमते हैं? मोटर के द्वारा घूमते हैं, जो कि विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में। जैसे देखो, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, जैसे पंखा, कूलर, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन आदि। ठीक है, वॉशिंग मशीन, इन सब में किस चीज का उपयोग होता है? विद्युत मोटर का। किसका उपयोग होता है? विद्युत मोटर का। ठीक है, आगे चलते हैं। मोटर का सिद्धांत। अब हम विद्युत मोटर को देख लिए कि क्या काम आती है, किसमें काम आती है, क्या करती है। हम अभी इसको सिद्धांतों को कैसे वर्क करती है, इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये कंप्लीट चीजें देखेंगे। देखो, विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नियम पर आधारित होती है। अर्थात जब धारावाही चालकता में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह हमने पहले भी बात किया था कि किसी जब कोई तार में को विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक बल की तरह कार्य करता है। इस बल के कारण मोटर घूमने लगते हैं। जब किसी तार में जब विद्युत धारा जनरेट करेंगे हम, तो उसके चारों ओर जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो चुंबक के द्वारा कुछ बल ऐसा लगता है, हैवी बल होता है, जिसके कारण जो मोटर होती है ना, मोटर जिसमें राउटर होता है घूमने वाला सापट, जैसे ब्रश के द्वारा घूमता है, ब्रश, बैरिंग वगैरह, इनके मदद से वो चुंबकीय बल उत्पन्न होता है बीच में, तो इतनी राउंड शेप में घूमने लग जाता है, जिससे हमारा काम करने लगती है मोटर। ठीक है, ये नॉर्थ चुंबकीय क्षेत्र है, ये साउथ चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा है, आपको बता रहा था ना, एम्पिलर पुलर है, ब्रश है, ये वल्ले आकार में घूमती है ये। ठीक है, इस प्रकार से घूम रही है मोटर। ठीक है, ये पलंग कुंजी है, ये हमारी बैटरी का है, जिसमें धनावेश इधर है और ऋणावेश इधर है। ठीक है, अब हम मोटर की संरचना के बारे में बात करेंगे। मोटर किस प्रकार के होते हैं, मोटर में क्या होते हैं। ठीक है, मोटर की संरचना, जब हम अपने पेपर में ये आ जाए कि मोटर को कंप्लीट समझाइए, तो यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, मोटर से। ठीक है, ये कंप्लीट लिखना है कि वो युक्ति यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, पंखा, कूलर, इनमें आदि मशीनों का उपयोग आती है। विद्युत मोटर का सिद्धांत, इसमें आधारित चालक तार में प्रवाहित धारा की जाती है। ऐसे आपको पूरी कंप्लीट जानकारी लिखनी है वहाँ पे, कि वो ऐसे ऐसे तरीके से लिखना है, जिस तरीके से मैंने लिखा है, कि वो पढ़ने के लिए उत्साहित हो जाए, पढ़ता ही रहे, लेकिन उसका दिमाग ऐसे नहीं, दो चार लाइन पढ़ा रहे ऐसे हो गया यार, पता नहीं क्या लिखा है, तो आपके नंबर देने। ऐसा लिखो कि वो पढ़े और पढ़ता ही जाए, कि नंबर देने के लिए विवश हो जाए, वो खुद ही नंबर देगा। ठीक है, चलते हैं मोटर की संरचना। मोटर की संरचना में चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए दो प्रबल चुंबक ली जाती है। इन चुंबकों के माध्यम से विद्युत रोधी तारों की बनी आयताकार कुंडली या आर्मेचर लगा होता है। हमने कभी मोटर की दुकान पे शॉप पे जाके देखा होगा कि मोटर के चारों ओर जो कि तांबे की गोलाकार आकृति की संरचना बनी कुंडली होती है, वो उनमें विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो इनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वही कुंडली होती है और उनमें सापट वल्ले और आर्मेचर तारों की बनी आयताकार कुंडली आर्मेचर लगा होता है। आर्मेचर दोनों सिरों सर्पी वल्ले या विभक्त वल्ले से आकर जुड़ते हैं, जिसे विभक्त वल्ले पी और क्यू से जुड़ते हैं। पी क्यू के बाहरी चालक सिरे दो ब्रश, अब एक्स वाई से जुड़े होते हैं, जो ब्रश देखो ये रही, कहाँ पर है ब्रश, ये रही। और विभक्त वल्ली कहाँ पर है, ये है, कौन सी विभक्त वल्ली, ये है, ये वाली, ये घूमने वाली राउंड शेप है ना, ये क्या करती है, ब्रश के माध्यम से यहाँ से ब्रश जाएंगे, हम करंट जाएगा, यहाँ पे विद्युत वो चुंबकीय क्षेत्र वो जनरेट होगा, जिससे चुंबकीय क्षेत्र से, जिससे ये एक चुंबकीय बल कार्य करे, जिसके अंदर ये वल्ले सापट वो राउंड शेप में घूमने लग जाती हैं। अब हम आगे देखते हैं कि विद्युत मोटर किस प्रकार से कार्य करती है। जब मोटर में किसी विद्युत स्रोत द्वारा
धारा प्रवाहित की जाती है तो ब्रश व बल्ले से होती हुई विद्युत धारा आर्मेचर या कुंडली में पहुंच जाती है। तो आर्मेचर के बल्ले भाग में धारा की दिशा अंदर की तरफ तथा मोटर के चुंबक के बीच चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरह होती है और फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के द्वारा चुंबकीय बल रेखा की दिशा ऊपर की होती है, अतः सीधी भाग पर ऊपर की तरफ बल लगता है। इस प्रकार से हमारी विद्युत मोटर वर्क करती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट लाइन में। जब विद्युत धारा ए बी भाग में प्रवेश करता है, जब भी कोई विद्युत धारा किसी विद्युत धारा किसी तार में प्रवेश करता है, विद्युत धारा तार में प्रवेश करती है तो विद्युत धारा की दिशा बाहर की तरफ होती है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से हम कह सकते हैं कि आर्मेचर के ए बी भाग में चुंबकीय बल की दिशा नीचे की तरफ होती है, अतः आर्मेचर सीडी के भाग में नीचे की तरफ काम करता है, अतः आर्मेचर अपनी दूरी के सहारे घूमने लगता है। जब किसी ब्रश के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं हम, जब कुंडली नुमा आर्मेचर में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र एक बल लगता है जिसके कारण हमारी ध्रुव पर आर्मेचर अपनी दूरी पर क्या करने लगता है, घूमने लगता है। ठीक है, प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उल्टे क्रम दोहराया जाता है। क्या किया जाता है, उसके उल्टे क्रम को दोहराया जाता है, बार बार वही क्रम आएगा, वही क्रम, जिससे वो हमारा आर्मेचर निरंतर घूमने लग जाता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र निरंतर जनरेट हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, माइकल फैराडे ने 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की, जिन्होंने बताया कि किसी गतिशील चुंबक का उपयोग करके विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। इसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों, बीच में मैं वीडियो छोड़ दिया था क्योंकि मैं बाहर मेरी माताजी ने बुला लिया था और वहीं पे थोड़ा काम था। चलो चलते हैं, इस टॉपिक को दोबारा से लेते हैं। ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है ये किसने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था। कब दिया था, 1831 में दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, किसने की थी, माइकल फैराडे ने की थी। कब की थी, 1831 में। ठीक है, उन्होंने बताया कि किसी गतिशील चुंबक का उपयोग करके विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। इसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले। जब किसी कुंडली व चुंबक के बीच सापेक्ष गति करवाई जाती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये पिक आपको ऐसे कैसे ही उतारनी है। ठीक है, मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, आ सकता है विद्युत जनितर। इस चैप्टर को अगर आप पढ़ लोगे ना, आपकी 7 नंबर फिक्स है कि कोई भी एक नंबर भी नहीं काट सकता। आप अपने हिसाब से भी लिखोगे, जैसे मैंने लिखा है उसके हिसाब से आप पढ़ करके अपने हिसाब से लिखोगे ना, तो आपके नंबर कोई भी एग्जामिनर काटेगा नहीं। लेकिन लिखना तो आपको ही पड़ेगा, एग्जाम में भी आपको ही बैठना पड़ेगा, याद भी आपको ही करना पड़ेगा। मैं तो आपको सिर्फ एक रास्ता बता सकता हूँ कि आपको ये करना है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विद्युत जनितर। विद्युत जनितर एक ऐसी युक्ति है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और इसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किसका, विद्युत जनितर का उपयोग किसके उपयोग में किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए।
इसका उपयोग किया जाता है। जैसे शादी ब्याह में जो कल्टीवेटर आता है ना, अल्टरनेटर बोलते हैं उसको, वो जब ट्रैक्टर के द्वारा घुमाया जाता है तो उसे यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में, जिससे हमारे शादी ब्याह में लाइट वगैरह ये क्या करने लगे, वर्क करने लग जाती है। वो युक्ति क्या कहलाती है, विद्युत जनितर। ठीक है, हम इस विद्युत जनितर की सिद्धांत को पढ़ते हैं। चलो देखो, विद्युत जनितर चुंबकीय क्षेत्र सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अनुसार यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके किसी कुंडली में घूर्णन करवाकर विद्युत उत्पन्न किया जा सकती है। क्या किया जाता है, जब मैंने आपको बताया कि जो ट्रैक्टर होता है वो अल्टरनेटर को घुमाता है राउंड शेप में, उसमें अंदर कुंडलियां लगी होती है, तो वो उसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब विद्युत जनरेटर की संरचना के बारे में हम बात करेंगे। विद्युत जनरेटर संरचना एक आयताकार कुंडली ABCD को दो प्रबल चुंबकीय को के बीच में रखा जाता है। जो विद्युत जनरेटर में एक आयताकार कुंडली ABCD, आयताकार कुंडली ले लो ABCD। ठीक है, आप इमेजिन कर किया करो मन अपने मस्तिष्क में, उसकी फोटो अपने मस्तिष्क में बनाया करो कि हमने ABCD कोई दो प्रबल चुंबकों के बीच में रख दिया कुंडली को। ठीक है, कुंडली के दोनों सिरों और दो बल्ले R1 व R2 जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, कुंडली के दो सिरे R1 और R2 जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ब्रश है B1 और B2 को अलग अलग बल्ले R1 और R2 से जोड़ा जाता है। दोनों ब्रशों के बाहरी सिरे को बाहरी परिपथ में गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। ठीक है, हम नोट करके देखो, गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। गैल्वेनोमीटर किसकी उपस्थिति को प्रदर्शित करता है, विद्युत धारा की उपस्थिति को। ठीक है, विद्युत जनरेटर की क्रियाविधि कि विद्युत जनरेटर किस प्रकार से कार्य करता है, उसमें क्या घूमती है, किस प्रकार से विद्युत उत्पन्न होती है, सारी चीजों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखो, इस चैप्टर को आप कहानी के रूप में पढ़ो, बार बार देखो, इसी को लिखो, नोट्स बना लो और बार बार उसी को देखो ना, तो ऐसा याद हो जाएगा मस्तिष्क में कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, हम देखते हैं क्रियाविधि। जब जनरेटर को दूरी को किसी यंत्र द्वारा घुमाया जाता है तो कुंडली दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच घूर्णन करने लगती है। ठीक है, जिस कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है, जिस कारण वाम हस्त नियम से कुंडली के AB भाग में धारा की दिशा अंदर की तरफ तथा कुंडली के CD भाग में धारा की दिशा बाहर की तरफ होती है। ठीक है, किस तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है। यह बल्ले आकार की R1 व R2 और ब्रश B1 B2 से क्या हो, B1 से होती हुई बाहर प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, जो विद्युत मोटर होती है ना, उसमें तो जो विद्युत धारा दिया जाता है वो ब्रशों के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन इसमें उसका अपोजिट डायरेक्शन में कार्य हो रहा है। जैसे कि उसमें विद्युत धारा ब्रशों के माध्यम से, इसमें विद्युत धारा ही ब्रशों के माध्यम से निकल रही है। ठीक है, ये हमने देख लिया। तो हम देखते हैं विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा के बारे में देखे थे, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा देखते हैं, चलो। दिष्ट धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, जो दिष्ट धारा होती है ना, वो हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। दिष्ट धारा निम्न दूरी तक प्रवाहित होती है। जो दिष्ट धारा होती है ना, जो कि निम्न छोटी छोटी दूरियों तक ही प्रभावित होती है। ठीक है, दिष्ट धारा के स्रोत जैसे फोन की बैटरी, दिष्ट धारा जनितर सेल, जो सेल होते हैं ना, जो घड़ी के अंदर छोटे सेल होते हैं, जो दिष्ट धारा मतलब DC बैटरी वाले जो बैटरी होते हैं, जो हमारी जो खेतों में जो दवाई देने की मशीन आती है, उसके अंदर बैटरी आती है, हमारी वॉच आती है उसमें बैटरी आती है, फोन में बैटरी आती है। ये कौन सी बैटरी होती है, DC बैटरी, दिष्ट धारा वाली बैटरी होती हैं। ठीक है, जो निम्न दूरी तक प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं AC वाली, प्रत्यावर्ती धारा। यह धारा समय के साथ अपनी दिशा बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा अत्यधिक दूरी तक प्रवाहित की जा सकती है। प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत हमारे घरों में आने वाली बिजली प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। ये कौन सी धारा होती है, जो हमारे घरों में दो
जो 220 वोल्टेज आती है ना, वो कौन सी धारा होती है? एसी, जिसे हम एसी बोलते हैं, वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। थोड़ा और चैप्टर बचा हुआ है जिसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक घरेलू विद्युत परिपथ। विद्युत शक्ति को विद्युत खंभों के द्वारा या भूगत केबल के द्वारा, जो केबल होती है ना, बड़ी मोटी केबल होती है जिसमें विद्युत धारा हमारे घरों के अंदर प्रवेश कर लाई जाती है, हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। निम्न प्रकार के तारों द्वारा हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, कितने प्रकार के तार? दो, 3 प्रकार के, विद्युतमय तार, उदासीन तार, भूमिगत तार। अब देखो, विद्युतमय तार किसे कहते हैं? विद्युतमय तार लाल विद्युत रोधी आवरण से ढका हुआ होता है। ठीक है, अब ये देखो, ऋणावेशित या उदासीन तार जो ब्लैक कलर की होती है ना, वो उदासीन तार काले विद्युत रोधी आवरण से ढका रहता है। और भूमिगत, जो कि भूमिगत तार होता है, 3 तार होते हैं अपने, रेड, ब्लैक और नीला। ठीक है, और भूमिगत तार होता है जो नीले रंग का तार होता है, इसके बारे में देखते हैं। भूमिगत तार घरेलू उपकरणों के विद्युत शोध से बचाने के लिए लगाया जाता है। इस तार को परिपथ में जोड़कर धरती के साथ जोड़ दिया जाता है। इसका भूमिगत सिरा एक तांबे की प्लेट द्वारा जमीन में गाड़ा होता है। इस तार को बड़े उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर, विद्युत इस्त्री, टोस्टर इत्यादि उपकरणों में काम में लिया जाता है। ठीक है, भारत में घरों में 200 वोल्ट की विभवांतर वाली विद्युत धारा आती है। हमने पहले ही बात कर चुकी है कि हमारे जो घरों में जो धारा आती है वो कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट की। ठीक है, हमारे घरों में 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली विद्युत धारा आती है। कितनी आवृत्ति वाली? 50 हर्ट्ज वाली विद्युत धारा आती है। ठीक है, ये विद्युत धारा के परिपथ का चित्र है, इसे हमें उतारना ही है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पेपर में ऐसे कैसे आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अभिभारण, अति भारण। ठीक है, हमारे घरों में अनेक उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर, मोटर, विद्युत प्रेस आदि उपकरणों को एक साथ काम में लिया जाता है तो तार गर्म हो जाता है और नगण्य अवस्था में आ जाता है, तथा विद्युत में तार उदासीन अवस्था में तार आपस में संपर्क में आ जाती है, जिससे धारा एकदम अधिक मात्रा में प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, जिससे लघु पतन या सर्किट होने का कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो हमारे घरों में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है किस तार में, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव तार को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो हमारे या तो विस्फोट होगा या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? अति भारण कहते हैं। ठीक है, विद्युत फ्यूज, जो हमारे घरों में जो लाइट अगर ज़्यादा आ गई और हमारे जो उपकरण है वो जल जाते हैं ज़्यादा लाइट, उसमें एक हम लाइट को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण को उपयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत फ्यूज। चलो देखते हैं इसमें। घरों में अति भारण के समय परिपथ अतिरिक्त विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे उपकरणों के खराब होने का डर होता है। इसी से बचने के लिए विद्युत फ्यूज लगाया जाता है जो अति भारण के समय पिघलकर टूट जाता है, जिससे परिपथ टूट जाता है और उपकरणों को किसी प्रकार की हानि या नुकसान नहीं होने देता। ये विद्युत फ्यूज क्या करते हैं? बेचारे स्वयं ही टूट या गल जाते हैं या खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं, लेकिन हमारे जो उपकरण होते हैं उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचाते। इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चलो बच्चों, बताइए कमेंट के माध्यम से हमारा चैप्टर कैसा लगा, नोट्स कैसे थे, आपको कितना समझ में आया और बेसिक से एडवांस तक है या नहीं, कमेंट के माध्यम से बताइए। आपके एक सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और शेयर, प्रत्येक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।